नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी का और अपने संभव बैच के कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर। तो सीधे सीधे बात इसकी करते हैं कि क्या है महंगाई, क्या है मुद्रास्फीति, किसे कहते हैं इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, महंगाई के बारे में कहा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। जब हम वस्तुएं और सेवाएं कह रहे हैं तो एक बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की बात कर रहे हैं, अर्थात जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन हो तो हम कहते हैं महंगाई है। ठीक, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि महंगाई तब मानी जाती है जब वर्तमान में तो कीमतें बढ़ ही रही हों, भविष्य में भी उसके बढ़ने की संभावना हो। यानी कुल मिलाजुला करके लब्बो-लुआब यह है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हों, साथ साथ भविष्य में भी उनके बढ़ने की संभावना हो, तो हम कहेंगे महंगाई आई है। महंगाई बुरी तरह से प्रभावित कर रही। एक हिंदी सिनेमा का गीत है ना, मुझे अभी याद आ रहा, सिनेमा का नाम नहीं याद आ रहा है। सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महंगाई को डायन भी कहा गया है। तो याद रख लीजिएगा, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हो, भविष्य में बढ़ने की भी संभावना हो, तो समझिएगा महंगाई डायन आ गई है। यही है महंगाई की परिभाषा। अब सवाल उठता है कि जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो प्रभाव क्या पड़ता है। तो जब कीमतें तेजी से बढ़ती है तो पहला प्रभाव यही पड़ता है कि बजट असंतुलित हो जाता है। जो वेलफेयर कल्याण के कार्यक्रम है सरकार के, प्रभावित हो जाते हैं। मनी की खरीदारी क्षमता, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। गरीबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च हो जाता है। साथ साथ निवेश प्रभावित होते हैं और मुद्रा की कीमत गिरती है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है। ये सब होता है जब महंगाई आती है। ये सब महंगाई के प्रभाव है। अब एक बात उठती है कि महंगाई कितने प्रकार की होती है। तो अपने प्रभाव के आधार पर महंगाई को कई भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई भी इसे कहते हैं, या धीमी मुद्रास्फीति भी इसे कहते हैं। एक चित्र से मैंने इसे समझाने की कोशिश की। बच्चा है, छोटा बच्चा सब नहीं होता, ऐसे ऐसे चलता है घुटनों के बल पर, तो हम कहते हैं बच्चा रेंग रहा है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हो, हौले हौले बढ़ रही हो, तो क्या कहते हैं, इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अच्छी महंगाई होती है क्योंकि हल्का हल्का बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि व्यापारी इस उम्मीद में निवेश करता है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है तो हमें लाभ मिलेगा। कहते हैं कि जब जनरल प्राइस इंक्रीज अगर 4% के रेंज में हो तो इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे सामान्य महंगाई के तहत गिना जाता है। इसे मूल्य स्थिरता भी गिना जाता है। इसे प्राइस स्टेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे इतना बढ़ती है कि इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, लोग इसके इफेक्ट महसूस ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए लगता है उन्हें कि कीमतें बढ़ नहीं पा रही, लेकिन कीमतें बढ़ रही। यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। कुछ वक्त पहले ही हमने अभी बताया, कुछ सेकंड पहले, क्योंकि व्यापारी लाभ की उम्मीद में निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि हल्का हल्का बढ़ रही है तो फायदा अधिक मिलेगा। ये वाली महंगाई अच्छी महंगाई होती है। ये वाली महंगाई अच्छी महंगाई होती है। होता क्या है कि ये तो ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, लेकिन मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में अचानक ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में बदल जाए,
जो रेंगती महंगाई थी वो दौड़ने लगे तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, इसे ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात क्रीपिंग इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और जब यह 8 से 10% के रेंज में पहुंच जाती है तो इसे कहते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई महंगाई। इसका मतलब महंगाई बढ़ना शुरू हो। तो दूसरे प्रकार की महंगाई को दौड़ती हुई महंगाई कहते हैं, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा प्रकार है भागती हुई मुद्रास्फीति। देखो, भागने और दौड़ने में अंतर है। दौड़ रहे हैं ठीक है भाई, लेकिन जब तेजी से दौड़ने लगे तो उसे कहते हैं भाग रहे हैं। यानी 8 से 10% की महंगाई है, ठीक है भाई, दौड़ रही है, महंगाई थोड़ा अधिक हो गई है, लेकिन मान लो 8 से 10% की महंगाई को भी सरकारें नियंत्रित नहीं करने लगती है। ठीक, सरकारें नियंत्रित नहीं कर पाती हैं और महंगाई 10% के रेंज को क्रॉस कर जाती है तो हम कहते हैं यह दौड़ती हुई महंगाई, ठीक, भागती हुई महंगाई में तब्दील हो गई। यह दौड़ती मुद्रास्फीति भागती मुद्रास्फीति में तब्दील हो गई, रन में, इन्फ्लेशन में तब्दील हो गई, अर्थात अचानक तेजी से बढ़ने लगी। यहां रनवे शब्द का इस्तेमाल किया है। रनवे में जहाज खूब तेजी से दौड़ता है ताकि उड़ जाए। तो ऐसे जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, कीमतें आसमान छूने लगती है, 8 से 10% से ऊपर अचानक 14% पहुंच गई, 15% पहुंच गई, 18% पहुंच गई, तो हम कहेंगे रन में इन्फ्लेशन है, भागती मुद्रास्फीति है। अब ये भागती हुई मुद्रास्फीति चल रही है, भागती मुद्रास्फीति चल रही है। मान लीजिए ये रनवे इन्फ्लेशन 20% तक है और कंट्रोल ना हो पाए, ये रनवे इन्फ्लेशन 20% और कंट्रोल ना हो पाए, तो एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है जब ये रनवे इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ जाता है कि कीमतें, जो प्राइस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्राइस क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब ये प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, अति मुद्रास्फीति कहते हैं। पता चला ये 20 से 30% से ऊपर चली गई है भैया, 20-30% या उसके ऊपर चली गई। और जब 20-30% से ऊपर चली गई है, अब ऊपर का मतलब कुछ भी चली जाएगी, 50%, 60%, 100%, 200%, 250%, 500%, यानी बढ़ने का कोई रेंज ही ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन है। यानी उस दौर में महंगाई चली गई है जब वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। जब कोई भी इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन के रेंज में चली जाती है तो फिर उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। कोई भी इन्फ्लेशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये वो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन 30%, 40% से ऊपर है, कितना ऊपर चली जा सकती है। कई देश बर्बाद हो गए, कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। ये स्थिति आई कि बोरी में रुपया भर के लेके जा रहे हैं और पॉलीथीन में 4 चॉकलेट लेके आ रहे हैं। एक बोरी रुपया लेके जा रहे हैं, उन देशों की मुद्रा। वेनेजुएला में यह हालत हुई थी, एक बोरी वेनेजुएला की मुद्रा लेके जा रहे हैं, पता चला खाना खा पा रहे हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खतरनाक स्थितियां लेकर के आती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हाइपर इन्फ्लेशन कब हो जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन हमेशा गलत राजकोषीय नीतियों का परिणाम होता है। मान लीजिए कोई राष्ट्र अपने खर्च में अधिक से अधिक उधार लेता है, खूब उधार ले लिए, लेकिन उधार लीजिए तो कमा के भरिए। लेकिन वह राष्ट्र क्या करता है? अपने उधारों को चुकाने के लिए, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे राष्ट्र का क्या है, आय कम है, खर्चे अधिक है। आय कम है, खर्चे अधिक है। अब मान लीजिए कई राष्ट्रों का क्या होता है, इनकम, इनकी आय कम, आय कम, इसके तुलना में खर्चे अधिक। और जब आय कम खर्चे अधिक तो उस देश का बजट क्या होगा? घाटा। ठीक, और बजट घाटा की भरपाई के लिए बहुत अधिक करेंसी प्रिंट कर लेते हैं।
बहुत अधिक नोट की छपाई कर लेते हैं। करेंसी तो प्रिंट कर लिए, इतना प्रिंट कर लिए कि उनके देश में बहुत करेंसी हो जाती है, और जब बहुत करेंसी हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू बहुत गिर जाती है, महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है। ये कारण है। कभी कभी युद्ध के कारण भी होता है। होता क्या है कि युद्ध के कारण, जब मान लीजिए कोई देश लंबे समय से युद्ध में, यूक्रेन में खूब महंगाई आ गई है, रूस में खूब महंगाई आ गई है क्या कि अपने राजकोषीय संसाधनों और नागरिक उत्पादन ठिकानों को सैन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया। जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है वो सेना के लिए हो रही हैं। नागरिकों के लिए वस्तुएं कम पड़ गई तो वस्तुएं महंगी हो गई। कभी कभी कई देशों में सामाजिक अशांति, दंगे फसाद, गृह युद्ध हो जाते हैं, उत्पादन ठप हो जाता है। जब उत्पादन ठप हो जाता है तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाती है, महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ये सब हाइपर इन्फ्लेशन की वजह है। अब सवाल उठता है कि इस मुद्रास्फीति की प्रभाव क्या होता है। देखो, जब कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत बहुत बढ़ गई, तो उसकी मांग में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। लोग कहेंगे भाई इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। तो जब उसकी मांग में गिरावट आ जाएगी तो उत्पादन भी प्रभावित होगा, और जो उत्पादन प्रभावित होगा तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। यानी वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ी तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती। कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात लोग कम में काम चलाना लगेंगे। यानी कीमतों में वृद्धि हुई कि डिमांड में गिरावट आ गई, और जब डिमांड में गिरावट आ गई तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो गई। वेतन भोगियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सैलरी तो फिक्स है, लेकिन उस सैलरी में परिवार भी चलता था, 10,000 रुपया बच भी जाता था। अब पूरी की पूरी सैलरी खर्च हो जा रही है तो कुछ भी बचत नहीं हो रहा है। जब कुछ भी बचत नहीं हो रहा है तो सोचता था स्कूटर खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, नया आईफोन क्या आया 16 आया है वो खरीदेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं खरीद पा रहा है। इससे भी डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे भी मंदी की स्थिति आ जाएगी। मजदूरी स्थिर हो जाएगी, लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा है तो मजदूर को अधिक मजदूरी नहीं देंगे, और मजदूर बेचारा जितना पैसा पा रहा है उसी में उसका काम चलाना है, तो उसकी खरीदारी शक्ति में गिरावट आ जाएगी, उसकी क्रय क्षमता में गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का जो प्रोडक्शन पैटर्न है, उत्पादन प्रतिरूप है, उसमें भी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उत्पादन आवश्यक से गैर आवश्यक वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उन वस्तुओं की लोग खरीदारी कम करने लगते हैं, तो कुछ गौण वस्तुओं की खरीदारी करने लगते हैं, और जिन वस्तुओं की खरीदारी करने लगते हैं फिर उनका उत्पादन बढ़ जाता है। तो जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। साथ ही साथ देश की समृद्धि और उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता प्रभावित होती है। कहोगे क्यों? इसी संभव सीरीज में हम पढ़ाएंगे आपको आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी। होता क्या है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए जो केंद्रीय बैंक है, अगर हम अपने देश के मामले में कहें तो जो आरबीआई है वह ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है ताकि लोग लोन कम लें। ब्याज दरों में वृद्धि करने से उद्योगों के संदर्भ में क्या होता है? इससे पूंजी लागत में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है? जिस मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो कुछ पैसा आपके पास है, कुछ पैसा आपने उधारी लिया है, बैंक से लोन लेकर के लगा दिए, लेकिन बैंक से जो लोन लेकर के लगा रहे हैं उस पर आपको अधिक ब्याज देना पड़ रहा है, यानी आपकी पूंजी लागत में क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। इससे हो क्या रहा है? ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही। लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर लोन लेकर के ब्याज अधिक देंगे, जितना कमाएंगे वो तो ब्याज में चला जाएगा, तो लोग लोन लेने से बचने लगते हैं, पूंजी निवेश कम करने लगते हैं। इससे कुल मिला जुला करके ग्रोथ में गिरावट आ जाती है।
इसके अलावा निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि जब आपके देश में वस्तुएं महंगी हो जाती है तो जो विदेशी आयातक हैं, जो आपके देश से वस्तु खरीद करके किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो जब आपके देश में वस्तु महंगी हो जाएगी तो विदेशी आयातक हतोत्साहित हो जाएंगे। तो कहेंगे चलो यहां मान लीजिए पानी का बॉटल है, कोई जापान का व्यापारी है जो इंडिया से खरीद करके ऑस्ट्रेलिया बेचता है, लेकिन इंडिया में पानी की बोतल महंगी हो गई तो कहेगा इंडिया से नहीं, अब चीन से खरीद करके ऑस्ट्रेलिया बेचेंगे। तो आपका आयात क्या हो जाएगा, आपका निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, व्यापारी हतोत्साहित हो जाएगा और आपके निर्यात में गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा आयात पर भी प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि कोई वस्तु आपके देश में महंगी है, मान लीजिए ये ग्लास कांच की बनी हुई है, कांच आपके देश में महंगा हो जाए तो जो गिलास बनाने वाली फैक्ट्री है वो आपके देश से कांच न खरीद के बाहर से कांच खरीद करके गिलास बनाने लगेगी, चीन से कांच खरीद करके गिलास बनाने लगेगी, क्योंकि चीन में कांच मान लीजिए आपकी तुलना में सस्ता हो। तो होता क्या है कि जब आपके देश में महंगाई बढ़ती है तो दूसरे देश में अगर महंगाई नहीं है तो आपके देश के उद्योगों के लोग दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करने लगते हैं। इससे आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और आयात में भारी वृद्धि हो जाती है, आयात में भारी वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब होता क्या है, जब आयात में भारी वृद्धि होती है तो इससे विदेशी मुद्रा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। कैसे? जब आयात आपका अधिक होने लगेगा तो बाहर से कुछ भी खरीदोगे तो रुपया में थोड़ा खरीदते हो, डॉलर में खरीदते हो, तो बाहर से कुछ भी खरीदने के लिए विदेशी मुद्राओं की मांग बढ़ जाएगी और जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी तो सभी लोग आरबीआई के पास रुपया लेकर जाएंगे, कहेंगे डॉलर दो, रुपया लेकर के जाएंगे, कहेंगे डॉलर दो, रुपया लेकर जाएंगे, कहेंगे डॉलर दो। यानी सब लोग रुपया दे रहे हैं, डॉलर मांग रहे हैं, यानी रुपए की डिमांड कम हो गई, डॉलर की मांग बढ़ गई, तो राष्ट्रीय मुद्रा का क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा, आपकी मुद्रा की कीमत गिर जाएगी। साथ साथ बचत भी हतोत्साहित होती है, क्योंकि जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो एक अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है और बचत दरों में गिरावट आ जाती है। ये भाई सीधी सी बात है, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो जो ही कमाई हो रही है वो सब खर्च हो जा रही है। जब सब खर्च हो जा रही है तो बचत क्या होगी, और बचत दर में गिरावट आ जाएगी। इसके साथ साथ आय के असमान वितरण को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। निर्धन और निर्धन हो सकता है, सट्टेबाजों और कालाबाजारियों की आय में वृद्धि हो सकती है। फलतः आय के वितरण में असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है, आय के वितरण में असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है, यानी आय के वितरण में असंतुलन हो जाता है। ये सारी मुद्रास्फीति की प्रभाव हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि देखी जाती है, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को बढ़ावा मिलता है, देश के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है, सरकार के लिए ऋण लेना महंगा हो सकता है। इन सब से अंततः जो पूरे के पूरे सरकार का घाटा है वो बढ़ जाता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाती है। ये सब महंगाई के प्रभाव है। अब महंगाई के आ गई, रोकेंगे कैसे? तो महंगाई रोकने के लिए जब हम प्रभाव की बात करते हैं, महंगाई को रोकने के तरीकों की बात करते हैं, तो महंगाई रोकने के 3 तरीके हैं। एक जो मौद्रिक उपाय है जिसे आरबीआई करती है जिस देश, और एक है राजकोषीय उपाय जिसे केंद्र सरकार करती है, और एक है प्रशासनिक उपाय जिसे स्थानीय प्रशासन के आधार पर किया जाता है। ठीक, यानी किसी भी देश में जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को रोकने के लिए 3 उपाय किए जाते हैं। एक उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा, इसे मौद्रिक उपाय कहते हैं। दूसरा उस देश की सरकार द्वारा,
जिसे हम राजकोषीय उपाय कहते हैं, और तीसरा उद्देश्य के स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिसे प्रशासनिक उपाय कहते हैं। तो आइए देखते हैं महंगाई रोकने के उपाय। पहला, मौद्रिक उपाय। यह उपाय उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जैसे भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक करता क्या है? रिजर्व बैंक महंगाई है, रुकना है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा को क्या करेगा? कम करेगा, यानी मुद्रा की आपूर्ति घटाएगा, यानी संकुचनकारी मौद्रिक नीति लाएगा। मैं रिजर्व बैंक के कार्यों में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक संकुचनकारी, एक विस्तारवादी। संकुचनकारी मतलब संकुचन कर रहा है, अर्थात मुद्रा की मात्रा को कम कर रहा है। तो मुद्रा की मात्रा को कैसे कम कर रहा है? तो आरबीआई क्या करता है? ब्याज दरें बढ़ा देता है, कहता है जो लोग लोन लेंगे उनसे हम अधिक ब्याज लेंगे, और जब लोन पर ब्याज अधिक ले रहा है यानी महंगी मुद्रा हो गई। अरे भैया, महंगी और सस्ती मुद्रा का मतलब जानते हो क्या होता है? आप उधारी लेने जाओ, ब्याज कम देना पड़े तो सस्ती मुद्रा है, उधारी लेने जाओ ब्याज अधिक देने पड़े तो महंगी मुद्रा है। तो जब हम आरबीआई संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों का पालन करता है तो अपनी मुद्रा को महंगा बना देता है, अर्थात अपनी मुद्राओं पर, अपने द्वारा दिए गए उधारों पर जो ब्याज लेता है वो बहुत अधिक लेने लगता है। तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो उनसे अधिक ब्याज लेता है, तो बैंक भी जब कस्टमर को लोन पास करेंगे तो उससे भी अधिक ब्याज लेंगे। तो मार्केट में लोन महंगा हो जाएगा, लोग उधारी कम लेने लगेंगे, निवेश कम होगा, खरीदारी कम होगी, और इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति को कम करता है। और इस मुद्रा की आपूर्ति को कम करने के लिए कई उपकरणों का प्रयोग करता है। सीआरआर को बढ़ा देगा, एसएलआर को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, ठीक, ऋण मार्जिन को बढ़ा देगा। अब आप में से कई लोग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट जानते हो, जो नहीं जानते हो आश्वस्त रहिए, हम एक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। जब आरबीआई और मौद्रिक नीतियों की बारी आएगी तो इतना करीने से समझा देंगे कि एकदम नशों में उतर जाएगा। यानी कुल मिलाजुला करके मौद्रिक उपाय ये हैं कि बाजार में मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाए और इससे महंगाई को रोक दिया जाए। लेकिन इस मौद्रिक उपायों की भी सीमाएं हैं। सीमा यह है कि हर प्रकार की महंगाई को इस मौद्रिक उपायों से नहीं रोका जा सकता है। जैसे एक एक करके मैं आसान करके बता रहा हूं। मान लीजिए देश में सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, उत्पादन कम हुआ, इससे खाद्यान्न कम हो गए, खाद्यान्न, फल, सब्जियां, तेल, ये सब कम हो गए, तो इन सब की कीमतें बढ़ेंगी, और इन सब की कीमतें बढ़ेंगी तो अन्य चीजों की भी कीमतें बढ़ेंगी। यानी खाद्यान्न महंगे हुए तो अन्य चीजों की भी कीमतें बढ़ेंगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। अब इस प्रकार की महंगाई को आप तभी रोक सकते हो जब बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति करो, फल की आपूर्ति करो, सब्जी की आपूर्ति करो। यहां रेपो रेट घटा बढ़ा करके महंगाई नहीं रोक सकती। ये मौद्रिक उपायों को सीमा है। जैसे मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आ गया, ठीक, इजराइल और ईरान का युद्ध हो गया, इससे पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, इससे पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, और पेट्रोलियम महंगा होता तो हर चीज महंगी हो जाती है, तो महंगाई आ जाएगी। अब इस महंगाई को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यहां काम नहीं करती। इसके लिए इजराइल ईरान युद्ध रोकना होगा। आरबीआई कितना रेपो रेट घटाए बढ़ा उसे नहीं ये रुकेगा, युद्ध रोकना होगा। तो
मौद्रिक उपायों की ये सीमा है कि यदि महंगाई इस कारण से बढ़ती है कि कोई युद्ध की स्थिति हो, उससे महंगाई बढ़ गई, देश के भीतर प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे महंगाई बढ़ गई, बाढ़ सूखा आ गया, खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ, सप्लाई चेन में रुकावट आ गई, कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन में रुकावट आ गई थी, उससे महंगाई बढ़ गई। तो ये सब महंगाई मौद्रिक नीतियों से के रोके नहीं रुकती। हां, लेकिन एक सच है कि महंगाई रोकने में मौद्रिक नीतियों की भी भूमिका है। बाकी मौद्रिक नीतियां क्या आरबीआई में पढ़ेंगे। तो महंगाई रोकने का एक उपाय है, पहला मौद्रिक उपाय। इसे आपने समझ लिया कि जब मौद्रिक उपायों के तहत देश का केंद्रीय बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति का पालन करता है, यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को घटाता है, अर्थात कैसे घटाने के लिए क्या करता है, मुद्रा को महंगा कर देता है, ब्याज दरें बढ़ा देता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं। दूसरा है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय को कौन करता है? ठीक, राजकोषीय उपाय को सरकारें करती है। कौन करता है? राजकोषीय उपाय को सरकारें करती है। तो दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। यह केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय है। इसे राजकोषीय नीति यानी बजट नीति के माध्यम से लागू किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाती है। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों की खासियत यह है कि ये अमीरों से लिए जाते हैं, अधिक लिए जाते हैं, गरीबों से कम लिए जाते हैं। गरीब से लिया ही नहीं जाता है, सॉरी, गरीब से लिया नहीं जाता। अब कौन गरीब इनकम टैक्स देता है? जो इनकम टैक्स देगा वो गरीब कहां से रहेगा? ये सिर्फ अमीरों से लिए जाते हैं। अब मान लीजिए प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी, इनकम टैक्स में वृद्धि कर दी, तो जो अमीर आदमी है बेचारा, जो कमाता है, टैक्स देने के बाद जो घर खर्च चलाता था, उससे कुछ बचता था, उससे खरीदारी करता था। लेकिन जो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, इसका कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये खरीदारी नहीं करेगा। जब खरीदारी नहीं करेगा तो डिमांड कम, अपने आप कीमतें कम, कीमतें कम। तो एक उपाय ये किया जाता है, प्रत्यक्ष करों में कमी कर दी जाती है, साथ साथ प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाती है, और इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष करों में कमी कर दी जाती है। जैसे जीएसटी में कम कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, मान लीजिए ये पेन मार्केट में 50 रुपए का है, तो इसकी एक्चुअल प्राइस होगी 40 रुपया, तो इस पर 10 रुपए का जीएसटी लगा होगा। अब मान लीजिए हम जीएसटी कम करके 5 रुपए कर दें, तो 40 रुपया प्लस 5 रुपया ये कितने का हो जाएगा? 45 रुपया। यानी जीएसटी 5 रुपया कम कर दे तो पहले ये 50 का था, अब कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। तो अप्रत्यक्ष करों में भी क्या करते हैं? कमी कर देते हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक व्यय में भी क्या करते हैं? सार्वजनिक व्यय में भी कमी कर देते हैं, सॉरी, सार्वजनिक व्यय में भी कमी कर देते हैं। सार्वजनिक व्यय में कमी होने से क्या होता है? सरकार अपने खर्चे में कमी कर देती है, लोगों के पास कैसा कम पहुंचता है, महंगाई पर कंट्रोल करती है। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, इन राजकोषीय उपायों की भी सीमाएं हैं। होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है वो कब होता है? जब लोग खरीदारी अधिक करते हैं। खरीदारी कौन करता है? पैसे वाला लोग। और जब प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दे रहे हैं, यहां पैसे वाले लोगों से कर अधिक ले रहे हैं, तो उनके व्यय में गिरावट आ रही है। तो जब खरीदारी नहीं करेंगे तो सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। पता चला महंगाई रोकने गए थे, मंदी लेकर के चले आ गए। एक है ना, आसमान से गिरे खजूर पलट के, गए थे महंगाई रोकने, मंदी लेके आ गए। उसी कारण अप्रत्यक्ष करों में कमी हो गई, तो सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया। इससे साथ सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है, जनता के लिए किया गया व्यय है, उसमें भी गिरावट आ जाएगी, विकास की यात्राएं प्रभावित हो जाती है। और सार्वजनिक व्यय में गिरावट के कारण कई राजनीतिक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाएगी। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सरकारें जो खर्च करती है, उनके खर्च में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। ये सब राजकोषीय उपाय है। अब देखते हैं प्रशासनिक उपाय क्या है। ठीक, प्रशासनिक
उपाय क्या है? कुछ उपाय स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, सरकारें या सरकारों के स्तर पर कुछ प्रशासनिक तौर पर कुछ कदम उठा लिए जाते हैं। जैसे कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे महंगाई आई थी तो खाद्य तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्याज महंगी हो गई, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दालों के निर्यात पर तो आज तक प्रतिबंध लगा हुआ है, कुछ चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें लीकेज होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो क्या किया जाता है? वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाता है। हर प्रकार की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात किया जाता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के भविष्य में व्यापार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। समझ रहा बात? बताया तो ये है प्रशासनिक उपाय। अब आइए देखते हैं कि इस महंगाई को मापते कैसे। बस छोटे छोटे सेगमेंट में करके मैं पढ़ा रहा हूं, देखो कितना आसान है। महंगाई की परिभाषा समझ गए? हाँ समझ गए। महंगाई का प्रभाव समझ गए? समझ गए। महंगाई कितने प्रकार की होती है? रेंगती हुई, दौड़ती हुई, कुत्ती हुई, भागती हुई, समझ गए? ये महंगाई के प्रकार है। महंगाई क्यों आती है भी समझ गए। महंगाई को रोकने के क्या क्या उपाय है भी समझ गए। देखो कितनी तेज समझ गए, एकदम आधे घंटे में सब समझ गए। अब मुद्दा यह है कि इस महंगाई को मापेंगे कैसे, इस महंगाई का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो अब समझते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन। तो मेजरमेंट को दो तरीके से करते हैं, एक WPI के आधार पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और दूसरा कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार। देखो एक बात समझा दे रहा हूं, कोई भी वस्तु, ये वस्तु है, कोई एक्स वस्तु है, या किसी कंपनी फैक्ट्री में बन रही है, या किसी फैक्ट्री में बन रही है, ठीक। तो फैक्ट्री वाला तो ढेर सारी वस्तु निकालेगा, ढेर सारी एक्स वस्तु बना दिया, ठीक, और यहां इसको सेल करेगा। इस जो यहां सेल करेगा उसकी थोक कीमत होगी, ठीक। इसे ही कहते हैं होलसेल प्राइस। इसे क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस। इसे क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस। अब यही वस्तु यहां से गोदाम में जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, अंतिम रूप से आते आते एकदम आपके पड़ोस वाली दुकान पर चली जाती है, अंतिम दुकान पर चली जाती है। ये दुकान है, यहां से आप हम खरीदारी कर रहे हैं, ठीक। यहां इसकी कीमत अलग होती है, यहां उसे ये थोक की कीमत होती है, यहां पर उपभोक्ता खरीद रहा है तो इसे उपभोक्ता कीमत भी होती है, उपभोक्ता कीमत या खुदरा कीमत भी होती है।
खुदरा कीमत भी होती है या दोनों अलग अलग होती है? यानी किसी वस्तु की दो स्तर पर कीमत होती है, एक थोक पर और एक अंतिम रूप से उपभोक्ता के स्तर पर। थोक कीमतें घट या बढ़ रही हैं, इसको हम निकालते हैं, निकालना पड़ेगा ना, इसको हम निकालते हैं थोक मूल्य सूचकांक से। थोक मूल्य सूचकांक से, ठीक, थोक मूल्य सूचकांक से। और यानी थोक स्तर पर यहां पर कीमतें घट बढ़ रही है तो इसको किससे निकालते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से। दूसरी तरफ यही उपभोक्ता के स्तर पर, इसके स्तर पर जो कीमतें घट बढ़ रही हैं, इसे निकालते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। अर्थात महंगाई मापने का दो सूचकांक है, एक थोक के स्तर पर, उसे कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा उपभोक्ता के स्तर पर, इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी थोक के स्तर पर भी और उपभोक्ता के स्तर पर, दोनों अलग अलग कीमतें अलग अलग हैं, तो इस पर भी कीमतों में क्या परिवर्तन होता है उसको कैसे निकालते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से। इस पर कीमतों में क्या परिवर्तन होता है उसको कैसे निकालते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। समझ में आ गई बात? तो आइए समझते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में सूचनाएं। ठीक, थोक मूल्य सूचकांक निकालने के लिए बाजार की कुछ चयनित वस्तुओं को लिया जाता है। और याद रखिएगा, जब भी थोक मूल्य सूचकांक निकालते हैं तो उसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होती है। यानी थोक मूल्य सूचकांक जब निकाला जाता है तो वस्तुओं का निकाला जाता है, सेवाओं का को थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। यानी सेवाओं के मूल्य में क्या परिवर्तन की दर है, इसको शामिल नहीं किया जाता। समझना बात को। यानी थोक मूल्य सूचकांक में थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं को शामिल किया जाता है। समझना बात को, ये गौर वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि वस्तुओं को क्यों नहीं शामिल किया जाता है, कभी सोचो। दरअसल वस्तुओं का जो सेवाओं की डिलीवरी है वह बाजार में सीधे खुदरा स्तर पर ही की जाती है। सेवाएं ऐसा थोड़ा होता है किसी फैक्ट्री में सेवा बन रही है कि ढेर सारा डॉक्टर बनाए और सप्लाई कर दी, आपके घर चला आया, आपके घर दवाइयां आती है, डॉक्टर नहीं आते। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में सेवाएं सम्मिलित नहीं। अब ये थोक मूल्य सूचकांक में जिन जिन वस्तुओं को शामिल किया जाता है उनके तीन ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप में
प्राथमिक वस्तुओं को रखा जाता है, दूसरे ग्रुप में ईंधन और विद्युत को रखा जाता है, और तीसरे ग्रुप में विनिर्मित उत्पादों को रखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को रखा जाता है। यानी जितनी वस्तुओं को थोक मूल्य सूचकांक में रखा जाता है उसके कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप। एक प्राथमिक उत्पाद, दूसरा ईंधन और वस्तुएं, तीसरा विनिर्मित उत्पाद। 3 ग्रुप याद रखना, कौन कौन? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विद्युत, और विनिर्मित उत्पाद। इन 3 ग्रुप का रेशियो भी अलग अलग है। जैसे विनिर्मित उत्पादों को 64.2% का भारांश दिया गया है, यानी सर्वित भारांश किससे दिया गया? 64.2% किसको? विनिर्मित उत्पादों को। ईंधन और प्राथमिक वस्तुओं को किसको? सेकेंड नंबर पर 22.6%, और ईंधन और विद्युत को 13.1%। यानी भारांश के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तो थोक मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक भारांश किसका हो जाएगा बच्चा पार्टी? विनिर्मित उत्पादों का, है ना? अच्छा, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूं तो ऐसा फील करता हूं तुम लोग सामने हो, इसलिए मुंह से निकल जाता है बच्चा पार्टी बताओ। तो ये मत समझना बच्चों कि ये मैं रिकॉर्डेड करके दे रहा हूं, भले ही ये रिकॉर्डेड है, लेकिन भावना के स्तर पर मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा बच्चा एकदम जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं उसी वक्त पढ़ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जब पढ़ लो तो हमें बताओ, क्या बताया जरूर करो कमेंट करके। समझ में आ गई बात ना? ताकि हमारा ये जुड़ाव मुकम्मल रहे, हमारा ये जुड़ाव मुकम्मल रहे, तभी तो हम जानेंगे हाँ जिस भावना से, जिस भाव से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा भी उसी भाव से पढ़ रहा है। इन भावों का बड़ा महत्व होता है। तुलसीदास ने लिखा है मानस में कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। तो अगर हमारी ये भावना है कि एकदम हम अपने बच्चों से जुड़ के पढ़ा रहे हैं, तो यही बात असरकारक बात में तब्दील हो जाती है। और अगर ये भावना नहीं है कि हम बच्चों से जुड़ के नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यही बात यंत्रीकरण हो जाता है। कैसे आए, बक बक करके चले गए। और बड़ा महत्व है इन भावना। तो हम इस भाव से पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी बैठे हुए हैं, वो दूर नहीं है, हमारे सामने हैं, हमारे भीतर हैं, हमारा जुड़ाव है। तो आप भी इस भाव से पढ़ा करो। समझ में आ गई बात? और हमें बताया करो। तो जब हम थोक मूल्य सूचकांक को वर्गीकृत करते हैं तो पहला नंबर पर किसे रखते हैं? विनिर्मित उत्पादों। दूसरे नंबर पर किसे रखते हैं? प्राथमिक वस्तुओं को। तीसरे नंबर पर किसे रखते हैं? ईंधन और विद्युत को। ठीक, समझ में आ गया? ये थोक मूल्य सूचकांक है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, इसी के द्वारा संकलित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है और WPI की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब वस्तुएं थोक पर बेची जाती हैं तो उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। जब खुदरा पर बेची जाती हैं तब अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। और साथ साथ WPI की गणना में असंगठित क्षेत्र के उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये रही WPI। अब आ जाओ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कहा जाता है कि WPI के अतिरिक्त भारत में मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता स्तर, खुदरा स्तर पर भी की जाती है, जिसे हम कहते हैं CPI। अगर हम CPI की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, ठीक, तो अभी 2011 में एक परिवर्तन लाया गया जिसे CPI में नवीन परिवर्तन कहा गया है। ठीक, 2011 में जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कह दिया गया है। उसके द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें CPI को 2 भाग में बांट दिया गया है।
सीपीआई शहरी और सीपीआई ग्रामीण। और साथ साथ इस सीपीआई शहरी और सीपीआई ग्रामीण को मिलाकर के, सॉरी पहले यहां गलती हो गई, पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो निकाले जाते थे, सीपीआई शहरी, ठीक, और सीपीआई ग्रामीण। लेकिन अब सीपीआई शहरी और सीपीआई ग्रामीण के अलावा एक सीपीआई संयुक्त भी निकाला जाता है, ठीक। तो अब सीपीआई शहरी और सीपीआई ग्रामीण के अलावा एक सीपीआई संयुक्त भी निकाला जाता है, ठीक, जिसमें सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी दोनों के आंकड़ों को एक साथ रखा जाता है। इसका आधार वर्ष 2012 है, इसका आधार वर्ष 2012 है। इसके साथ साथ जो विशेष बात वो ये है कि जो सीपीआई संयुक्त है, इसका उपयोग मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए जब मुद्रास्फीति उपाय के रूप में किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वही इकोनॉमी की कठिन भाषा। देखो, अब जो मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, इकोनॉमी कहती है मैं बहुत कठिन हूं, और मैं कहता हूं तुझे मैं अपने विद्यार्थियों के लिए आसान बना के रहूंगा, इसलिए मेरी और इकोनॉमी में जंग चलती रहती है। हर बार इकोनॉमी नए रूप में आ जाती है। जैसे राम रावण का एक सर काटते थे दूसरा उगाता था, दुर्गा माता जब महिषासुर का वध करती थी तो एक भाला मारती थी तो दूसरा बन करके दूसरा जानवर बन के आ जाता था। वैसे एक चैप्टर को आसान करता हूं, दूसरा चैप्टर फिर कठिन बन के खड़ा हो जाता, फिर मैं करता हूं, लेकिन जंग जारी रहेगी, हमारे विद्यार्थियों तक आसान इकोनॉमी पहुंचेगी। देखो, आरबीआई बनाती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, हाँ मौद्रिक नीति नहीं, मैं ये समझा रहा हूं। और इस मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य होता है, एम होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ठीक, समझ में आ गई बात। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो उद्देश्य है, तो मुद्रास्फीति के कौन से आंकड़े के आधार पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करेगी? तो जो सीपीआई संयुक्त है, जो सीपीआई संयुक्त है, जो सीपीआई संयुक्त है, इसी के आधार पर जो आंकड़े आते हैं, उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करती है आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति की गणना के लिए, मुद्रास्फीति की गणना के लिए। इसके लिए मुद्रास्फीति की गणना के लिए, अर्थात कुल मिलाजुला कर की बात यह है कि आरबीआई, ठीक, सीपीआई संयुक्त के ही आंकड़ों का प्रयोग करती है मुद्रास्फीति में गणना के लिए। समझ में आ गई बात। यही सीपीआई संयुक्त का सबसे बड़ा महत्व है। अब ये चीज एक दूसरे जगह से आकर के यहां प्रिंट हो गया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ये दूसरे पेज का यहां गलती से प्रिंट हो गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं। यह मुझसे गलती से आ गया। ये रही बात मुद्रास्फीति के मापन की, समझ गए। ये रही बात मुद्रास्फीति के मापन की। यानी अगर गौर से देखो तो हम शुरू से क्या समझे, मुद्रास्फीति क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रभाव क्या है, रोकेंगे कैसे, ठीक, गणना कैसे करते हैं। अब इन्फ्लेशन से जुड़ी कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, आइए सिखाते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इसको हम अलग इसलिए कर दिए हैं, दरअसल देखा यह गया है, प्रवृत्ति यह देखी गई है कि इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछता है। अब देखो, इन्फ्लेशन में जितना मैंने बता दिया, मेंस में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, कभी भी देख लेना, ठीक। चाहे कोई कुछ कहे कि ये भी है, ये भी है, आएगा इधर से ही। लेकिन प्रीलिम्स में इसके अलावा जो ये सब पढ़ाया है वो भी प्रीलिम्स का है, इसके अलावा कुछ शब्द है जिससे सवाल आता है, तो हमने शब्दों को अलग कर दिया है। तो आइए बहुत तेजी से इन शब्दों को समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली, देखो, एक महत्वपूर्ण शब्दावली है डिस, समझना,
डिसइंफ्लेशन। शब्दावली का नाम क्या है? डिसइंफ्लेशन। ठीक, जब महंगाई की दर में, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट होती है, ठीक, तो उसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। ठीक, क्या कहते हैं? डिसइंफ्लेशन। लेकिन तुरंत गिर करके तुरंत उठ जाएगी, तुरंत गिर करके तुरंत उठ जाएगी। पता चला एक सप्ताह तक महंगाई कम हो गई, फिर आ गई, फिर कम हो गई, फिर आ गई। यह नॉर्मल स्थिति है, अर्थव्यवस्था का यह चरित्र है कि महंगाई ऊपर नीचे आती जाती रहती है। इससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, इसे आमतौर पर वांछनीय माना जाता है, यह होता रहता है। इससे राष्ट्रीय आय में, उत्पादन पर, रोजगार में कोई कमी नहीं होती है। यानी जब ऐसा चक्र चल रहा है कि एकदम उठ गिर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? डिसइंफ्लेशन। लेकिन एक है डिफ्लेशन, अवस्फीति। जब लगातार महंगाई में गिरावट आए, यानी सतत गिरावट आए, तो डिफ्लेशन है। और महंगाई में गिरावट आना भी बहुत अच्छी बात नहीं है भैया। मान लीजिए गिलास इस साल 10 रुपए की मिल रही है, अगले साल 8 रुपए की हो जाए, अगले साल 7 रुपए की हो जाए, अगले साल 6 रुपए की हो जाए, तो जिसने इसको उत्पादन किया है, बनाया है, 9 रुपए की लागत लगी है, 10 रुपये में बेचेगा, और पता चला 9 रुपए की लागत लगी, वो 7 रुपया में बेच रहा है, 6 रुपया में बेच रहा है, सब में घाटा होने लगेगा, अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाएगी। महंगाई धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती रहनी चाहिए। समझ गए ना? यानी जो अस्फीति है वह अर्थव्यवस्था की, डिसइंफ्लेशन एक साधारण सी बात है, उठती गिरती रहती है, उठती गिरती रहती है। लेकिन जब एकदम गिर ही रही हो, एकदम नीचे जा रही हो, तो क्या है? डिफ्लेशन है। क्या है? डिफ्लेशन है। समझ में? यह मंदी की ओर ले जाती है। दोनों शब्दों को समझना। एक होता है रिफ्लेशन। होता यह है कि मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था मंदी में है, महामंदी में है। ठीक, कोरोना के बाद यही हुआ था, भारत में तेजी से महंगाई बढ़ गई थी। उसका कारण यही है। होता क्या है कि अर्थव्यवस्था मंदी में है, सरकार इस मंदी से बाहर निकालने के लिए ढेर सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म करती है, और इसके लिए सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है, या यूं कहिए कि अर्थव्यवस्था में पैसा इंजेक्ट करती है, मनी इंजेक्ट करती है, मनी इंजेक्ट करती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ाती है। और अचानक मुद्रा की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। इससे अचानक महंगाई आ जाती है। इसे रिफ्लेशन कहते हैं। जैसे कोविड आया, मंदी आई, भारत सरकार लेकर के आई आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान के थ्रू भारत सरकार ने खूब भर भर करके इकोनॉमिक पैकेज दिया, इकोनॉमिक पैकेज दिया। और इकोनॉमिक पैकेज देने से क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, पैसे की मात्रा बढ़ गई, यानी इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लॉकडाउन खुला, बहुत महंगाई हो गई थी, पैसा बढ़ गया, मुद्रास्फीति आ गई। यानी जो मुद्रास्फीति इस घटना के कारण आती है, उस मुद्रास्फीति को हम क्या नाम देते हैं? उस मुद्रास्फीति को नाम देते हैं हम रिफ्लेक्शन। यानी जो मुद्रास्फीति इस घटना के कारण आई कि मंदी से अर्थव्यवस्था बाहर निकल रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, इस जितना तेज पैसा आ गया उतना तेज प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, हो गई महंगाई। ठीक, अब देखो, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था की मांग होती है वह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से अधिक हो जाती है। ठीक, यानी जितनी अर्थव्यवस्था की मांग है उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की मांग है 100 कारों की, लेकिन उत्पादन कर रहे हैं हम 90 कार ही,
यानी 10 कार गैप है तो कारों की कीमत क्या हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी। तो जब ठीक मांग अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक हो जाती है तो इससे जो महंगाई आती है उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, मुद्रास्फीति अंतराल कहते हैं। मांग अधिक, सॉरी क्षमता अधिक, मांग कम। मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी यह स्थिति। एक दूसरा शब्द है डिफ्लेंटरी गैप, अवस्थिति अंतराल। इसमें क्या होता है, इस अवस्थिति अंतराल में हो जाता है कि प्रोडक्शन खूब हो गया, डिमांड है ये नहीं, प्रोडक्शन कर दिए 200 कार, डिमांड है 100 कार की, 100 कार बिकेंगी ही नहीं। अब वो 100 कार एक्स्ट्रा बेचने के लिए जो एक्स्ट्रा रखा है कंपनी वाले उसकी कीमत खूब घटा देंगे, लागत से भी कीमत कम कर देंगे, कैसो बिचे, फिर भी नहीं बिक जाती है, यह मंदी की ओर ले जाती है। भैया उत्पादन अधिक हो गया, मांग है या नहीं है, मंदी की ओर जाएगी, मंदी की ओर जाएगी। एक बार जापान में हुआ था, इतना उत्पादन हो गया उतनी डिमांड है नहीं, मंदी आ गई। इसे कहते हैं अवस्थिति अंतराल। मंदी क्या है, आप कहोगे मंदी क्या है, रिसेशन क्या है? रिसेशन का मतलब होता है कि लगातार 2 क्रमागत तिमाही तक, यानी लगातार 2 तिमाही, यानी लगातार 6 महीने तक सकल घरेलू उत्पाद की नकारात्मक वृद्धि हो, जीडीपी ग्रोथ निगेटिव है, उसे मंदी कहती है। यानी कोई अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रही है तो वह क्या है, मंदी। इसे क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। एक है महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, 1929 से 1934 तक आई थी यूरोप और अमेरिका में। जब मंदी सालों साल चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, तो उसे महामंदी कहते हैं। 1929 से लेकर के 1934 तक यूरोप अमेरिका में महामंदी आई थी। मंदी ही जब लंबे समय तक हो जाती है तो क्या कहलाती है, महामंदी। 2 साल तक मंदी रहे, 3 साल तक मंदी रहे, 1 साल से अधिक जब मंदी रहे तो उसे क्या कहेंगे, महामंदी कहेंगे। ठीक ठीक। एक है इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल, जब पारिश्रमिक बढ़ जाए, जब पारिश्रमिक बढ़ जाए तो उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, और जब मूल्य बढ़ जाएंगे तो मजदूर कहेगा महंगाई बढ़ गई, हमारी मजदूर और बढ़ाए, हमारी मजदूरी और बढ़ाई। इससे और क्या होती है, फिर पारिश्रमिक में वृद्धि करनी पड़ती है, तो एक चक्र सा चल जाता है जिसे इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। ऐसे यानी मजदूरी बढ़ी, समझना, मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ी तो भाई उत्पादन जो हो रहा है उसका लागत बढ़ जाएगा, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ी। अब महंगाई बढ़ गई, मजदूर कह रहा है जितना कमा रहे हैं खर्चा नहीं हो पा रहा है और मजदूरी बढ़ाओ। इस महंगाई के कारण फिर मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ी। अब इस मजदूरी के कारण फिर उद्योगों की लागत बढ़ गई, फिर महंगाई बढ़ी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल, समझ में आ गई बात? ठीक। एक होता है, शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी। होता क्या है कि जब कोई अर्थव्यवस्था उछाल में रहती है, ग्रोथ हो रहा है जबरदस्त तरीके से, बल्ले बल्ले है, सब अर्थव्यवस्था जा रही है, तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ होती है, जिसे कुछ देने के लिए क्या हो जाती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, और अचानक जो डिमांड होती है, सकल मांग होती है, नेट डिमांड होती है, उसमें बहुत वृद्धि हो जाती है। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं तुरंत जितनी मांग में वृद्धि हो उसकी सप्लाई करने में विफल रहती है, वास्तविक उत्पादन करने में विफल रहती है, अर्थात वास्तविक उत्पादन और रोजगार आदि देने में विफल रहती है। तो भैया
मांग हो गई है, उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, तो अचानक महंगाई आ जाएगी, तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था ओवर हीटिंग का शिकार है। एकदम गर्मी आ गई है, गर्म है अर्थव्यवस्था, सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसे कहते हैं इकोनॉमी की ओवर हीटिंग। एक होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दबी हुई महंगाई। इसमें होता क्या है कि मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, लेकिन सरकार प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण आदि उपाय कुछ दिन के लिए लगा देती है। सरकार कहती है ना, हम बढ़ने ही नहीं देंगे, तमाम तरीके करने लगती है सरकार। जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, अचानक खजाना खोल करके उसको बाहर से आयात कर ली। चुनाव के समय यही होता है, अचानक गैस सिलेंडर है महंगा, लेकिन सरकार बढ़ने नहीं दे रही है, कर रही है कंपनियों से ना 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 ना, चुनाव के बाद बढ़ा लेना, अभी नहीं। सरकार कीमत नियंत्रण कर देगी, सरकार सीलिंग लगा देगी। पेट्रोलियम बढ़ने वाला है, पेट्रोलियम कंपनियों सरकार कहेगी एक काम करो, एकदम वोट पड़ने वाले हैं, चुनाव होने वाले, कुछ ठामे रहो, चुनाव के बाद तुरंत बढ़ा देना है। अब देखते होंगे कई बार ऐसा होता है, इलेक्शन बीता, जो बीता वोटिंग हुई कि अगले दिन पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ गई। दरअसल 1 महीने से बढ़ाना चाहते थे, रोके हुए थे। तो जब महंगाई को सरकार दबाए रहती है, रोके रहती है, तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था की ओवर हीटिंग। और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक, दरअसल कोर इन्फ्लेशन उन वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होता है जिनकी कीमतों में साधारणतः जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव नहीं। ठीक, समझना बात को। जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी कोर इन्फ्लेशन में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनकी कीमतों में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव नहीं होता है। एल्युमिनियम शामिल है, तांबा शामिल है, कुल मिलाजुला करके इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती है, क्योंकि सबसे तेजी से महंगाई किससे घटता बढ़ता है? ईंधन से। पेट्रोल घटता बढ़ता है, पेट्रोल घटता बढ़ता है, खाद्यान्न बहुत तेज घटता बढ़ता है, कभी टमाटर उठता है, कभी प्याज उठता है, कभी दाल उठती है, कभी तेल उठता है। तो ये बहुत तेजी से सस्ती महंगी होने वाली चीजें हैं, इसलिए खाद्यान्न और ईंधन को कभी भी कोर इन्फ्लेशन में नहीं शामिल किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन को हम कह सकते हैं कि जब उन वस्तुओं की कीमतों के आधार पर इन्फ्लेशन निकाला जाता है जिनकी महंगाई आमतौर पर नहीं बढ़ती है, उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे खाद्य और ईंधन को निकाल करके अन्य वस्तुओं को इसमें मापा जाता है। ठीक, इसका उपयोग करते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि खाद्य और ईंधन तो बड़ी गड़बड़ है, कब वो घट बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन के पैटर्न को खाद्य और ईंधन नहीं बताता, अन्य वस्तुओं की कीमतें इन्फ्लेशन को पैटर्न को बताती है। और एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होता है, यानी जब सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। एक होती है कृषि मुद्रास्फीति, जब खाद्यान्नों की महंगाई बढ़ती है तो कृषि मुद्रास्फीति कहते हैं। और एक होता है स्क्यूफ्लेशन। ठीक, कुछ वस्तुओं के मूल्य स्तर में असमान वृद्धि के कारण स्क्यूफ्लेशन उत्पन्न होती है। कभी लहसुन 600 रुपया किलो बिकने लगा तो स्क्यूफ्लेशन हो गया, लहसुन अभी कुछ दिन पहले बिकने, कभी प्याज 300 रुपया पार चली गई तो स्क्यूफ्लेशन हो गया। कभी कपड़े अचानक बढ़ गए, यानी जब अर्थव्यवस्था में कुछ ही चीजें अचानक महंगी हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन। यानी स्क्यूफ्लेशन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें अचानक महंगी हो जाती है और अन्य चीजें अचानक नॉर्मल रहती हैं। दी है दोस्तों महंगाई की एक मुकम्मल समझ। मुझे उम्मीद है महंगाई एकदम समझ गए, इसके बाद कुछ नहीं है। तो समझिएगा, हमें बताइएगा, आपके कमेंट, आपकी बातें ही हमारे लिए प्रेरणा होती है। तो मिलते हैं अगले सत्र।